गुलेरिया हाउस। गुलेरिया हाउस के बाहर गाड़ी रुकती है और सभी अपने रूम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन करण गुलेरिया बाहर ही रह जाते हैं। तभी आकाश कहता है कि डैड क्या हुआ, आपको अंदर नहीं आना क्या? तभी करण कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टहलना है, इसलिए मैं टहलने के बाद अपने रूम में चला जाऊंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो और जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। लेकिन आकाश था कि कहता है कि पापा मैं आपके पास ही रहता हूँ, फिर साथ में दोनों अंदर चलेंगे। तभी करण गुलेरिया कहता है कि बच्चे काफ़ी थक गए हैं और कहीं ना कहीं पिंकी और तुम्हारा बेटा कहीं श्रेया को परेशान ना करे, इसलिए तुम जाओ उन्हें सुला दो। अब आकाश अपने पापा की बात को नहीं टालता, इसलिए हमें भरने के बाद वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ करण गुलेरिया वहीं पर रहते हैं और साइड में एक टेबल थी और टेबल का स्पॉट लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ सोचने लग जाते हैं। अपनी जैसे ही आंख बंद करके कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, पल भर में वही आंखें उसे सामने से दिखाई देने लग जाती हैं जो उसने कल पार्टी में देखी थी। अब करण गुलेरिया को हो ना हो ये आंखें उसी शख्स की हैं। अब करण गुलेरिया जल्दी से वहाँ से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अपने रूम में जाने के बाद करण गुलेरिया अपने कबर्ड में से एक एल्बम निकालते हैं, उसमें करण की और स्वाति मल्होत्रा की काफ़ी फोटोज थी। तभी उनसे कुछ मैच करने की कोशिश करते हैं। जब जैसे ही वो स्वाति का एक पिक देखते हैं जिसमें स्वाति ने अपने फेस पर मास्क पहना था, बार बार करण गुलेरिया उसे कह रहे थे कि मास्क को उतार दो, उसके बाद ही फोटो आएगी ना अच्छी। लेकिन स्वाति थी कि अभी मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, अगर तुम्हें मेरे साथ पिक लेनी है तो ऐसे ही ले सकते हो। लेकिन करण काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन स्वाति उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तभी करण गुलेरिया अपने दोस्तों से कहता है चलो भाई अब ऐसे ही फोटो क्लिक कर दो, क्योंकि मैडम की इच्छा ऐसे ही पिक लेने की है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद करण के एक दोस्तों ने करण और स्वाति की पिक ली जिसमें उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वो किस्सा याद आने से करण गुलेरिया के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन पल भर में वो स्माइल चली भी जाती है, क्योंकि उस किस्से के बाद जो हुआ था वो उसे याद आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद ही उसकी दमयंती के साथ लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेकर। लेकिन इस झगड़े से स्वाति मल्होत्रा को काफ़ी ठेस पहुंची थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दमयंती के साथ जितना मुंह लोगोगे वह उतना ही तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोलेगी, इसलिए उसे कैसे हराया जा सकता है ये मैंने तुम्हें बताया था। अपनी चुप्पी को चुप्पी में ही रहने दो, उसे बोलकर उसके सामने उजागर मत करो, जिससे कि लड़ाई नहीं बल्कि तूफान का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, और वो एक ऐसी औरत है जिसका मुकाबला तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात स्वाति ने काफ़ी टाइम पहले ही करण गुलेरिया को बता दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाति मल्होत्रा को लगता था कि करण और स्वाति को दूर करने के लिए दमयंती किसी भी हद को पार कर सकती है, भले ही वो हद उसके लिमिट से बाहर क्यों न हो। तभी करण गुलेरिया को वो बात याद आने के बाद अपनी आंखें करण गुलेरिया जैसे ही खोलते हैं, वो उस फोटो को अपने हाथों से छूकर कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं। वे अपने हार्ट के पास उस फोटो को रखकर और दोनों हाथों से उसे पकड़कर आराम से आंखें बंद करके लेट जाते हैं। कब करण गुलेरिया की आंख लग जाती है खुद उसे भी नहीं पता। दूसरी तरफ आकाश का रूम। श्रेया ने पिंकी और आकाश के छोटे बेटे दोनों को सुला दिया था, क्योंकि दोनों काफ़ी थक चुके थे। पिंकी ने तो आज बहुत मस्ती की, क्योंकि आज वो मारवा हाउस गई, वहाँ पर बच्चे नहीं थे, लेकिन वहाँ पर शैतान लड्डू था जिसकी शैतानी काफ़ी बदमाश भरी रहती है। वो पूरा दिन पिंकी के परेशान करता रहा, जिसे कि परेशानी इरिटेट होकर वो इधर उधर घूमती रही। अब इस कारण से वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो जल्दी सो जाती है। तभी आकाश दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आ जाता है। तभी ये श्रेया से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया अपने लिप्स पर फिंगर रखती है और कहती है कि चुप हो जाओ आकाश, दोनों बच्चे सो चुके हैं और कहीं उठ ना जाए तुम्हारी आवाज़ सुनकर। अब आकाश चुप हो जाता है और तभी कुछ इशारा करता है। श्रेया भी बदले में अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है। आकाश जल्दी से बच्चों वाले रूम से निकलकर अपने बेडरूम में चला जाता है, क्योंकि पिंकी को पिंकी के रूम में सुला दिया था और कुछ टाइम के लिए उसने अपने बेटे को भी वहीं सुला दिया था। अब आकाश अपने बेडरूम में आराम से लेट कर कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में रह कर बस यही बात आ रही थी कि आखिर करण गुलेरिया पापा किस बात के लिए परेशान है, क्योंकि पार्टी में भी उनका चेहरा पहले तो बिल्कुल ठीक था जब हम पार्टी में गए, उसके बाद जैसे ही हमारा आने का टाइम हुआ उसके बाद पता नहीं उनके फेस की जो खुशी है वो उदासी में बदल गई थी। तभी श्रेया रूम में आ जाती है और जल्दी से वो वॉशरूम में अपने कदम बढ़ा देती है।
लेकिन जल्दी से आकाश अपने बिस्तर से उठ जाता है और श्रेया का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। श्रेया कहती है, आकाश ये तुम क्या कर रही हो? आकाश श्रेया की बात सुनकर श्रेया के लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है। कहता है कि बस अपनी प्यारी सी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अच्छे से अपनी बीवी को अभी तक देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी श्रेया आज इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था हूर की परी जमीन पर मेरे लिए उतर कर आई है। अब श्रेया भी हंसने लग जाती है। तभी श्रेया कहती है आकाश के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए, मैं हूर की परी तो नहीं, लेकिन अपने आकाश की परी जरूर हूँ। ये वो किताबों की बातें हैं, लेकिन मैं हकीकत में अपने आकाश की परी हूँ। अब आकाश भी हंसने लग जाता है। बदले में अब आकाश श्रेया को कमर से अपनी तरफ खींच लेता है और श्रेया भी आकाश के गले लग जाती है। कुछ टाइम के लिए दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर आकाश कहता है कि श्रेया तुमने मुझे कितना मिस किया। अब श्रेया कहने के लिए कोई शब्द नहीं श्रेया के पास होता। अब आकाश भी समझ जाता है। फिर वह उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसके गाल पे किस करता है, फिर उसकी आईज पे किस करता है, फिर उसके लिप्स पे किस करता है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाती हैं। अनिका और रोहित का बेडरूम। अनिका लैपटॉप पर अपनी डॉक्टर अमृता वाली ईमेल को चेक कर रही थी। जब अनिका का फोन बजना लगता है तो अनिका जब फोन को देखती है तो फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर अनिका काफी हैरान हो जाती है। एक पल के लिए अनिका सोचती है कि यह अब इतने सालों बाद मुझसे क्यों कॉल कर रहा है, और वो भी इतनी रात को। एक्चुअली अनिका को फ़ोन पर और किसी का नंबर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अरबाज का नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिका को इंस्पेक्टर अरबाज का कॉल देखकर थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि दरअसल क्रिस्टोफर वाले केस के तुरंत बाद इंस्पेक्टर अरबाज का ट्रांसफ़र मुंबई के स्पेशल डिपार्टमेंट में हो गया था। तभी से अनिका इंस्पेक्टर अरबाज के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइज का खात्मा करने के बाद अनिका भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी, और इंस्पेक्टर अरबाज ने भी कभी अनिका को मुड़कर दोबारा कभी कॉल नहीं किया था। अब अनिका पिछली बातों को याद करते हुए इंस्पेक्टर अरबाज ने उस टाइम अनिका की बहुत हेल्प की थी, यह सोचते हुए अनिका फ़ोन उठा लेती है तो सामने से इंस्पेक्टर अरबाज की आवाज़ आती है। हेलो अनिका, कैसी हो? आई होप तुम बिल्कुल ठीक होगी। आई एम सो सॉरी तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। इंस्पेक्टर अरबाज की बात सुनकर अनिका कहती है हेलो सर। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहता है सॉरी, लेकिन दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, मुझे तुमसे इतनी रात को कॉल करना पड़ा। इंस्पेक्टर अरबाज की बात सुनकर अनिका कहती है क्या हुआ मिस्टर अरबाज, आप इतनी पैनिक कैसे लग रहे हो? क्या आप ठीक हो ना? आपने इतने सालों बाद फ़ोन किया है। अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज कहता है कि दरअसल मैं वापस दिल्ली आया हूँ एक केस के सिलसिले में, और उसी केस के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे कल ही बाहर मिल सकती हो? वैसे तो अनिका इंस्पेक्टर अरबाज को मना कर सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि क्रिस्टोफर वाले केस इंस्पेक्टर अरबाज ने अपने वसूलों के खिलाफ जाकर अनिका की हेल्प की थी, इसलिए अनिका ने उसे हाँ कर दिया। अब अनिका कहती है ओके सर, मैं कल मिलती हूँ। ऐसा कहकर अनिका ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगली सुबह अनिका की आंखें जब खुलती है तो टाइम 11 बज चुके थे। अपने बिस्तर की दूसरी साइड देखती है तो रोहित वहाँ पर बिल्कुल नहीं था। अनिका समझ जाती है कि रोहित अपने डेली रूटीन के वर्कआउट में जिम में चला गया होगा, वहाँ से आकर अब है अपनी ऑफिस में जा चुका होगा। अनिका भी जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फ्रेश होकर वह नीचे आ गई। अनिका जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो वहाँ उसको तीनों बच्चे रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर वहाँ पहले से ही बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो कि कब से अपनी मम्मा का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि तीनों बच्चों को अच्छी तरह पता था कि अनिका लेट तक सोती है। उन्हें अब अनिका को उठाना ठीक नहीं समझा, इसलिए बच्चे डाइनिंग टेबल पर ही अनिका के आने का वेट करने लग जाते हैं। तीनों बच्चे अब एक साथ अनिका को देखकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अनिका भी तीनों बच्चों को बारी बारी से हाँ करती है और गुड मॉर्निंग विश करती है। जब रिया हक करने की बारी आती है तो रिया ने अपनी मम्मा के गले में हाथ डालते हुए प्यार से कहा, मम्मा क्या हम आज हमारे छोटे भाई से मिलने के लिए गुलेरिया हाउस जा सकते हैं क्या? क्योंकि बच्चे बेबी के आने से पहले ही मारवा हाउस से जा चुके थे, तो बच्चों ने अभी तक पिंकी के छोटे भाई को नहीं देखा था। जब वे वापस आए तो तभी बेबी से मिलने के लिए बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो चुके थे। एक तरफ रिया काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उसको फाइनली अपने से छोटा बच्चा देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आर्यन और अलेक्जेंडर भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, उनका एक भाई और आ गया है। आर्यन पिंकी को भली भांति जानता था कि पिंकी कितनी सारी
में गर्ल्स थी और पिंकी को भी आर्यन के साथ सबसे ज़्यादा खेलना अच्छा लगता था। लेकिन आर्यन अब ज़्यादा खुश इसलिए भी था कि अब जब यहाँ से वापस चले जाएंगे तो पिंकी अब अपने भाई के साथ खेल सकती है। वह आर्यन को ज़्यादा मिस करेगी। कहने को तो पिंकी के साथ यश भी था, लेकिन वह बहुत चंचल था और स्वभाव का था, जिसे कि पिंकी उसके साथ ज़्यादा तेज था। लेकिन पिंकी शांत स्वभाव की लड़की थी, इसलिए उन दोनों में कम ही बनती थी। दोनों आपस में बहुत कम बातें करते थे। रिया के साथ साथ अब आर्यन और अलेक्जेंडर भी अनिका को छोटे बेबी से मिलने के लिए गुलेरिया हाउस जाने की जिद करने लगते हैं। अब वे दोनों भी कहते हैं, मम्मा प्लीज़ 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 चलो ना। अब तीनों बच्चे अनिका को पता था कि उसे इंस्पेक्टर अरबाज से मिलने के लिए जाना है, लेकिन क्योंकि आर्यन और अलेक्जेंडर रिया की तरह अपनी जिद पर अड़ चुके थे तो वह नॉर्मली अनिका के कहने से ही मान जाते हैं। लेकिन आज बच्चे इतने दिनों बाद वापस घर आए हैं तो यही सोचकर अनिका ने बच्चों को हाँ बोल दिया और कहा ओके ठीक है, अब आज गुलेरिया हाउस छोटे बेबी से मिलने के लिए चलते हैं। वैसे तो अनिका को इंस्पेक्टर अरबाज से मिलने जाना था, लेकिन वह अपने बच्चों को मना करके उनका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर इंस्पेक्टर अरबाज को एक मैसेज भेज दिया। लिखा कि आज उनका मिलने का जो टाइम है वो थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए मैं आज बिजी हूँ, आपसे नहीं मिल सकती। ये मीटिंग फिर कभी करेंगे। इंस्पेक्टर अरबाज ने अपने सामने बैठे एक आदमी से कहा, आज की मीटिंग नहीं हो पाएगी। दरअसल हमें जिसके साथ मीटिंग करनी थी आज वह काफ़ी बिजी शेड्यूल से गुजर रही है। इंस्पेक्टर अरबाज की बात सुनकर उसके सामने बैठा आदमी, जिसका नाम विशाल था, उसने कहा, इंस्पेक्टर अरबाज ये आप क्या कह रहे हैं? हम एक डॉक्टर के लिए अपनी मीटिंग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आपको पता है ना, हमारे पास इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये मीटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। आपने शादी की बात सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज ने कहा, वह लड़की भले ही एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन हम केस को उसकी मदद के बिना कभी नहीं सोल्व कर पाएंगे। तुम उसके बारे में ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी तक तुम उस लड़की से मिले नहीं हो। तुमने कभी उसके काम करने के तरीक़े को इतने पास से देखा ही नहीं है। उधर दूसरी तरफ अनिका और तीनों बच्चे गुलेरिया हाउस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी रोहित भी वहां आ जाता है। रोहित को आधा देखकर रिया एकदम से कूद पड़ती है और जाकर अपने डैड की गोद में चली जाती है। रोहित भी उसे उठा लेता है। अब रिया अपने पापा के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, क्या डैड आप भी हमारे साथ गुलेरिया हाउस चलोगे? रोहित अपनी प्यार से गर्दन हाँ में हिला देता है, फिर रिया के गाल पर किस करता है। रोहित कहता है कि हम पूरी फैमिली मिलकर गुलेरिया हाउस जाएंगे। रिया की बात सुनकर अनिका कहती है नो। रोहित रेडी होकर नीचे की तरफ आ जाता है। फिर सब एक साथ वहाँ से गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। समय 4 PM का हो चुका था। गुलेरिया हाउस में आज बहुत चहल पहल हो रखी थी। बच्चों के आने की खुशी में आज सब विशेष प्रकार की डिश बनाई जा रही थी। आज सब कुछ बच्चों की पसंद की थी तो कुछ बड़ों की पसंद की थी, जिसका खास ध्यान आज नंदिनी और श्रेया ने रखा था। आज पिंकी के चेहरे पर भी खुशी अलग से साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो अक्सर शांत रहती थी। आज उसके अंदर भी चहल पहल साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिंकी, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों बच्चों से मिलने वाली थी। वह एक्साइटेड इतनी थी कि वह बार बार श्रेया के पास जाके पूछ रही थी कि मम्मा अनिका बुआ कब आएंगी? तभी श्रेया कहती है अभी आ जाएंगी, तुम थोड़ा सब्र रखो। फिर पिंकी अपने भाई की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और कहती है कि छोटे चैंप, हमारे भाई बहन आ रहे हैं, मैं फिर उन्हें दिखाऊंगी। वे बहुत लंबे टाइम बाद उनसे मिल रही थी, क्योंकि बर्थडे पार्टी में भी बच्चे लेट आए थे, इसलिए पिंकी बर्थडे पार्टी में भी बच्चों से नहीं मिल पाई थी। पिंकी का ऐसा खिला हुआ फेस देखकर आकाश एक साइड खड़ा होकर मंद मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर अब श्रेया आकाश को छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, बच्चों को तो समझ में आता है कि वे इतने दिनों बाद बच्चों से मिल रहे हैं, आप कैसे हिडन स्माइल दे रही हो? श्रेया की बात सुनकर आकाश कहता है, पिंकी को देखा ध्यान से, कितनी खुश लग रही है ना। एक लंबे समय के बाद अपनी बेटी को ये हंसी देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ, इसलिए मेरे फेस पर ये स्माइल आ गई है। तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि कितने लंबे टाइम तक मैंने अपनी बेटी को मिस किया था, और साथ ही इसकी इस स्माइल को भी कितनी खुश नज़र आ रही है ना वो आज रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर के आने को सुनकर उसने अपनी मॉम के साथ आज जल्दी उठ गई और अपने भाई को भी रेडी करने में उसकी हेल्प की। उसमें सब तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी, क्योंकि अनिका के पहले ही गुलेरिया हाउस में आने से पहले फ़ोन कर दिया था। वे सब आज उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए आज सब लोग घर पर सभी खुश थे। तो गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया अब भी अपने रूम में ही थे। वे कुछ सोच रहे थे।
क्योंकि करण गुलेरिया को कल रात से ही बार बार वही आंखें और वो सब नज़ारा सामने आ जाता है। करण गुलेरिया याद करते हैं कि काश वो सब सच हो जाए, क्योंकि करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा को भले ही भूल चुके थे, लेकिन वो एक दिन भी ऐसा नहीं था जो उस दिन वो उसे याद नहीं करते थे, क्योंकि दुनिया के सामने वो बस ऐसा ही शो करते थे कि उन्हें स्वाति के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाल लिया है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब करण स्वाति को याद ना करने के स्वाति को याद करके नहीं रोते हों। लेकिन आज लग रहा था कि मैं वापस अपने पुराने समय में पहुंच गया हूं, जहां पर मैंने अपनी स्वाति से पहली मुलाकात की थी। और फिर कुछ सोचने लग जाते हुए बस उसे बार बार वही चेहरा, वही आंखें नज़र आ रही थी। करण आज काफ़ी बेबस नज़र आ रही थी, क्योंकि इस वक्त वे कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वे अब क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। करण सब कुछ भूल गए थे। ऐसा नहीं था कि वो भूल चुके थे, लेकिन भूलने की रोज़ कोशिश करते और हर रोज़ उन्हें वही चीज़ याद आ जाती, यानी कि स्वाति की यादें उसकी ताज़ा हो जाती। स्वाति को याद ना करें ऐसा कोई पल, ऐसा कोई टाइम ही नहीं था। आज करण गुलेरिया को ऐसा लग रहा था जैसे कि वे आज वहीं खड़े हो गए हैं जहाँ वे पहले बरसों पहले खड़े थे। करण ने अपने आप को ऐसी तसल्ली देना स्टार्ट कर देते हैं कि जो आज उसने देखा है वे सच नहीं हो सकता। अगर वह सच हो तो उसके एक उम्मीद नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं शायद स्वाति जिंदा हो, लेकिन साथ में वे कंफ्यूज भी थे। अगर ऐसा है तो वह कैसे सच हो सकता है? आखिर कहाँ से वह अपनी तलाश स्टार्ट करे? कुछ भी समझ उन्हें नहीं आ रहा था। वह करे भी तो क्या करें, किसकी हेल्प ले और किस पर विश्वास करें? कुछ टाइम बाद अपने मन को शांत कर लेने की कोशिश करते हैं और इस सच को वे अनिका के सामने रखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अनिका ही उन्हें बताएगी क्या सच है और क्या गलत है। अब बस वो अनिका का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर से वो अपने रूम में ही थे। जब तक अनिका नहीं आती तब तक मुझे अपने आप को शांत कर लेना होगा। कहीं वह अपनी जो काम करने के लिए आई है उसे भूलकर मेरी बातों में ही ना उलझ जाए। ये सब सोच कर करण गुलेरिया अपने आप को शांत कर लेते हैं और आराम से बेड पर बैठ जाते हैं।